हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के आने वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि होगा 1.6 से लेकर 1.10 तक। टोटल 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहेगा और इसका टाइम भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस पे, जिससे आप डायरेक्टली अपने टाइम को बचा भी सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा है 4 point charges QA equal to 2 microcoulomb, QB equal to 5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb, and QD equal to minus 5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि आपके पास में एक स्क्वायर है और इसका नाम दे दीजिए आप A, B, C एंड D। और आपकी ये जो चार्जेस हैं ये चारों कॉर्नर में लोकेटेड है। जैसे कि यहाँ पास में 2 माइक्रोकॉलम लोकेटेड है, फिर यहाँ पास में भी 2 माइक्रोकॉलम लोकेटेड है, बी में -5 माइक्रोकॉलम लोकेटेड है और यहाँ पास में भी -5 माइक्रोकॉलम लोकेटेड है। ठीक है। और इन सभी का जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर का, 10 10 और 10। ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकॉलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर पे एक चार्ज को लोकेट कराया गया है जो कि 1 माइक्रोकॉलम का है। तो इसको आप जोड़ दीजिए सेंटर निकालने के लिए। दिस दिस इज द सेंटर जो कि 1 माइक्रोकॉलम का है। ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा उसको हमको निकालना है। अभी देखिए, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो डी भी लगाएगा, सी भी लगाएगा, बी भी लगाएगा और ए भी लगाएगा, और सब लोग एक एक करके इस पे फोर्स लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सभी के साथ एक एक करके इसका फोर्स निकाल लेते हैं और बाद में इसका सम कर देंगे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस को आप देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये 2 माइक्रोकॉलम पॉजिटिव है और ये भी 1 माइक्रोकॉलम पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेगा। तो ए वाला इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और इसको रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो इसकी जो डायरेक्शन मिलेगी वो इस डायरेक्शन में मिलेगी। आपको देखिए इधर जा रहा है। ठीक है। तो ए की डायरेक्शन आपको इस साइड मिलने वाली है। अभी ये सी वाला इस पे कैसे लगाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसको इस साइड अकेलेगा। देखिए तो इसकी डायरेक्शन इधर मिलेगी, सी वाले की डायरेक्शन। फिर आता है डी वाला, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव होने के कारण ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी इस साइड में। और बी वाला भी नेगेटिव है तो ये इसको खींचेगा इस साइड। तो देखिए ये आपको मिलेगा इस साइड में। तो डी वाला इसको इधर खींच रहा है, बी वाला इसको इधर खींचेगा, सी वाला इसको इधर की तरफ मूव करवाएगा और ए वाला इसको इस साइड में मूव करवाएगा। ठीक है। दिस इज द डायग्राम। अब हमको क्या करना है, हमको फोर्सेस को निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए अगर मैं इन दोनों को फोर्स निकालना चाहता हूं तो मुझे इसका डिस्टेंस मालूम होना चाहिए सबसे पहला। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो डिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए ये 10 है, ये 10 है और ये स्क्वायर रूट ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं पूरा का पूरा ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो ए सी जो डिस्टेंस है वो आएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये 100 और ये 100 आएगा 200 और वैल्यू निकल के आएगी 10 अंडर रूट 2। ये होगा ए सी और हमको चाहिए ओ ए। ये इसका सेंटर का नाम ओ दे सकते हैं। ये होगा ओ ए कितना होगा, ए सी का आधा। तो अगर इसको डिवाइड बाई 2 और इसको भी डिवाइड बाई 2 कर दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ओ ए कितना निकला, आएगा 5 अंडर रूट 2। और ये ओ ए ओ सी ओ डी और ओ बी सब के सब सेम है। ठीक है। अब हमको फोर्सेस निकालने हैं। तो गिवन वैल्यूज तो आपको मालूम ही चल चुका है, तो सीधा फोर्सेस निकालते हैं। तो एफ ए जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, क्यू ओ ले लेते हैं सेंटर में है तो, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वैल्यू इसको पुट करिए तो ये आएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू ए है आपका 2 × 10⁻⁻6 और क्यू ओ है आपका 1 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर जो है वो आएगा 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है।
चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आएगा 9 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁻6 डिवाइड बाई 5 5 जो 25 होगा, तो 5 इंटू 5 और √2 का स्क्वायर होगा 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ पास में, ठीक है। और ये आएगा 9/5 इंटू 5 इंटू, और ये है आपका 6 6 12, और 12 में से 6 6 12 हो गया यहाँ पास में, और कुछ छूट तो नहीं रहा है। ओके, माइक्रो कॉलम ये छूट रहा है आपका। तो देखिए ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पास में, ये आपका, ये देखिए ये सेंटीमीटर में है आपकी वैल्यू, ठीक है। और जो वैल्यू लिखी जाती है एक्चुअल में उसको मीटर में लिखा जाता है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 10⁻⁻2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास में आपका क्या निकल के आएगा, 10⁻⁻4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये -4 बन जाएगा। यहाँ पास में आप इसको लिख लीजिएगा, तो नीचे आएगा 10⁻⁻4, ठीक है। और ऊपर आएगा -12, -12 में से गया 3, तो 10⁻3 आ जाएगा ये, -3 आएगा। और 9/5 इंटू 5 इंटू 10⁻³ प्लस 4, तो ये 10 निकल के आएगा यहाँ पास में। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 9 इंटू 10 और 5 इंटू 5, तो 5 1 जा 5 2 जा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 जा 440, मतलब कि 8, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 3.6 न्यूटन, ठीक है। और किस डायरेक्शन में जाएगा, ओसी डायरेक्शन में ये जाने वाला है, ए वाला, ठीक है। ये वाला इस पे फोर्स ओसी डायरेक्शन में लगाएगा। अगर ए वाला हमारा निकल चुका है, तो इसी तरीके से ये सी वाला भी सेम टू सेम निकलने वाला है, ठीक है। पीडीएफ नोट्स में आपको पूरा कैलकुलेशन मिलेगा, मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो अगर एफ सी भी निकालेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो सेम टू सेम 3.6 न्यूटन आने वाला है, क्योंकि ये भी 2 माइक्रो कॉलम है और ये भी 2 माइक्रो कॉलम है, इसलिए दोनों का आंसर सेम आने वाला है। सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो इसकी डायरेक्शन किस साइड मिलने वाली है, जो इसकी डायरेक्शन है वो ओ ए के डायरेक्शन में मिलने वाली है, देखिए इस डायरेक्शन में मिलने वाली है। तो एफ ए और एफ सी आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। अब इसी तरीके से एफ बी निकाल लेते हैं, और एफ डी तो सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। तो जो एफ बी रहेगा उसको देखिए, तो आंसर आएगा 1/4πε0 क्यू बी क्यू ओ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻6, और इसकी तो 1 इंटू 10⁻⁻6 है ही, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, 5 और 5 कैंसिल, और ये वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁻³ माइनस, ये प्लस पॉजिटिव आएगा और ये माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो ये आएगा 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। तो ये 10 जो है ये 2 और 5 से कैंसिल, और आंसर आएगा 9 न्यूटन। ओके है। तो इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो किस साइड में रहेगा, ओ बी डायरेक्शन में ही रहने वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव है। और इसी तरीके से एफ ऑफ डी भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ डी भी आपका 9 न्यूटन रहने वाला है, और डायरेक्शन जो रहने वाली है ओ डी की तरफ रहने वाली है। सेम टू सेम एकदम कैलकुलेशन है इसका, ठीक है। पेपर में आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ट्राई करते टाइम पे आप भले अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम कैलकुलेशन आने वाला है। अब देखिए चारों फोर्सेस हमारे पास में आ चुके हैं, तो हमको क्या करना है, सुपरपोजिशन करना है। तो हम सारे के सारे फोर्स को प्लस कर देते हैं। तो एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ ऑफ डी। अब एफ ऑफ ए जो है
वो एफ ऑफ सी के बराबर है और एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ डी के बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ डी। तो ए के जगह में अब हम एफ ऑफ सी लिख देते हैं और एफ बी के जगह में हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ डी, और ये एफ ऑफ सी तो है ही और ये एफ ऑफ डी तो है ही। तो देखिए ये सब कट गया और हमें मिलेगा 0 फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंटर पे ये जो आपका चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगने वाला है, 0 फोर्स। मतलब कि ये चार्ज आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चला जाता है, मतलब सारे फोर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होने के कारण ये जो चार्ज है ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, और थियोरेटिकल बेस थोड़ा सा ज़्यादा है ये। ठीक है, क्वेश्चन में पहला बोलता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव ए सडन ब्रेक, वाई नॉट। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस कर्व में होती है। मान लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी और सीधा यहाँ जाएगा। इस टाइप से ये कर्व लाइंस होती है, देखिए इस टाइप से। तो ये पूछ रहा है कि जो फील्ड लाइंस होती है क्या इसके बीच में यहाँ ब्रेक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज में देखिए कुछ लोग ऐसा भी लाइंस बनाते हैं, देखिए इस टाइप से, और ये वाला अंदर की तरफ आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फील्ड लाइंस यहाँ से ब्रेक होके यहाँ से अचानक आ गई क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फील्ड लाइंस ऐसे घूम के देखिए इस टाइप से आ सकती है। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड लाइंस होती है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है और ये पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है। देखिए मान लीजिए कि अगर मैं ये वाला एरिया लेता हूँ तो इस पर्टिकुलर एरिया पे कितने फील्ड लाइंस कट करेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो कोई भी फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती, मतलब यहाँ से ऐसे ब्रेक नहीं होती, ये हमेशा घूम के किसी न किसी नेगेटिव चार्ज के पास में जरूर जाएगा, क्योंकि जो इसका सोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये फील्ड लाइंस कभी भी आपकी ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में ही रहने वाला है, और ऐसा नहीं है कि देखिए ये लाइंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। ये हमारी एक इमेजिनेशन है कि हमने इस कर्व लाइंस को ऐसा बनाया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये लाइंस ऐसे ही दिखाई दे, ये हमारी एक बस इमेजिनेशन है। तो इसका थियोरेटिकल पार्ट कैसे लिखना है वो आपको मेरे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी को बेस पे रखते हुए एक और क्वेश्चन भी बनाया है इन्होंने। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो बोल रहा है कि यहाँ समझ लीजिए कि ये फील्ड लाइन जो जा रही है, अगर इसको यहाँ से ले जाया जाए और दूसरा फील्ड लाइन यहाँ से आए और इसको ऐसे कट कर दे, तो क्या एक सिंगल पॉइंट पे ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि यहाँ एक फील्ड लाइन इधर चले जाए और एक इसको इधर चले जाए, एक दूसरे को एक इंटरसेक्ट कर जाए? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए ये वाली फील्ड लाइंस इधर आए, इसकी डायरेक्शन इधर चली गई, इसका इधर चला गया, पर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि एक पॉइंट पे, किसी सिंगल पॉइंट पे फील्ड लाइंस दो डायरेक्शन दिखाए, एक इस साइड दिखा रहा है और एक इस साइड दिखा रहा है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दोनों फील्ड लाइंस अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, पर ये एक दूसरे को काट नहीं सकता। ठीक है, तो हमेशा फील्ड लाइंस जो है वो इस टाइप से जाते हैं और ये एक दूसरे को रिपल करता है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसीलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है और इसीलिए द टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू बी ईच अदर। या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं बहुत लोग कि एक सिंगल पॉइंट से कभी भी फील्ड लाइंस दो डायरेक्शन में नहीं दिखाएगा और किसी भी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट कभी नहीं बन सकते हैं। टेंजेंट मतलब कि जस्ट क्रॉसिंग द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को वो जस्ट क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक है, उसको क्रॉस मतलब कि जस्ट टच करते हुए जाएगा, इसको एक दूसरे के साथ काटेगा नहीं। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट को कैसे लिखना है वो आपको मेरे पीडीएफ नोट में मिल जाएगा, और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है द 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो आपका एक चार्ज यहाँ पास में है और एक चार्ज यहाँ पास में है, जो कि 20 सेंटीमीटर की लोकेशन में है। तो इसको आप A ले सकते हैं और इसको आप B ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका 3 माइक्रो कूलम है और ये आपका -3 माइक्रो कूलम है।
अब पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O, अगर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB ऑफ टू चार्ज, मिड पॉइंट पे आपका एक O पॉइंट है और यहाँ पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होने वाली है, ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, तो फील्ड लेंथ जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ निकलती है, तो ये इधर जाने वाला है। इसको हम EA बोल सकते हैं, ए के कारण इस पे जो बन रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ जाएगी तो EB जो बनेगा आपका वो भी इधर ही साइड में बनने वाला है। ठीक है, तो जो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो EA आपका कितना निकल के आने वाला है, तो EA का जो फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला वो आएगा 1/4πε0। ए के लिए निकाल रहे हैं इसलिए इसके चार्ज को लिया जाएगा, तो ये आएगा QA अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, टोटल अगर 20 है तो ये आपका 10 सेंटीमीटर का रहने वाला है। अब ये सेंटीमीटर में इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.1 मीटर। तो यहाँ पास में R स्क्वायर रहता है, वैल्यूज को पुट करिए, वैल्यू आएगा आपका 9 × 10⁻⁹ और QA आपका है 3 × 10⁻⁻6 और नीचे आएगा 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 9 × 3 × 10⁻⁹ और ये 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 बाहर आएगा और ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 जा 27 होगा और ये आएगा 9 10 11, 11 में से 5 गया, 11 में 6 गया तो बचेगा 5। तो दिस इज अवर आंसर, न्यूटन पर कूलम। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या निकल के आएगी, OB डायरेक्शन निकल के आएगा। इसी तरीके से EB भी निकाल सकते हैं, सेम टू सेम है आपका वैल्यू, क्योंकि जो QA और QB जो है आपका चार्जेस वो दोनों के दोनों सेम है, तो जो इसका आंसर है वो भी आपका सेम निकल के आएगा। वैल्यूज को बस पुट करिए, इसका आंसर भी 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों का अगर मैं सम करके निकालूं तो निकल के आएगा EA + EB, जो कि रिजल्टेंट फॉर्म होगा। दोनों का सम करेंगे तो आएगा 27 + 27 और ये आएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आंसर आएगा 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, EA निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस एट दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया जाए, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू होता है QE, और ये E हमें इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट का हम निकाल चुके हैं, तो बस वैल्यू को पुट करना है, तो आएगा 1.5 × 10⁻⁹ इंटू 54 × 10⁵। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 8.1 × 10⁻³ न्यूटन, और जो इसकी डायरेक्शन है वो आपका OA की डायरेक्शन में आने वाला है। ठीक है, जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन हमें मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मिलने वाली है यहाँ पास में। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है वो आपको इस साइड में मिलेगा। ओके है, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव चार्ज था, तो ये इस साइड में खींचा जाता है। ठीक है, तो इसके कारण आपको OA डायरेक्शन मिलने वाला है। ओके है, तो जो फोर्स मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलने वाला है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB। QA आपका 2.5 × 10⁻⁷ कॉलम एंड QB आपका -2.5 × 10⁻⁷ कॉलम लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B। तो जो लोकेशन दिया गया है, देखिए ये X, Y और Z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में आऊँ, मान लीजिए कि ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, और इसको मैं Z एक्सिस बना लूँ, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को अगर मैं देखूं तो ये A वाला मिल जाएगा पॉइंट, और ये वाली जो पॉइंट है आपको B वाली पॉइंट मिल जाएगा। ये +15 है और ये -15 सेंटीमीटर है। ठीक है,
ओके, तो ये वाला आपका आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और ये आएगा -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। जो डाइप उसके बाद देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो टोटल चार्ज आपका कितना निकल के आएगा, तो Q इक्वल टू QA प्लस QB करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं किसी भी डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि डाइपोल में जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो QA आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻7 है और ये आएगा -2.5 इंटू 10⁻⁻7 और ये एक दूसरे कैंसिल और ये आएगा जीरो। ठीक है, तो जो डाइपोल होता है उसके जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा अपोजिट होते हैं, टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है। अब डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। तो Q आप कोई भी ले सकते हैं, तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और 2A मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए ये +15 ये -15 दोनों मिल के बनेगा 30 सेंटीमीटर और जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.3 मीटर। बस इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.75, 25 इंटू 3 75 और इसके एक पॉइंट तो 2 पॉइंट आ गया इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आपको आंसर निकल के आगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो दिस इज द डायरेक्शन P। तो जो डायरेक्शन है वो किधर से मिलेगा, B टू A की तरफ इसकी जो डायरेक्शन है वो निकल के आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो शायद आपको कुछ डाउट्स आ सकता है। तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं इस चैप्टर के, तो जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट आता है मन में अगर आपके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क पूछ रहा है कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल के आता है। तो इसके लिए आपको टॉर्क का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P E sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। इसमें से ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये आपको दे चुका है, E इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे चुका है, थीटा आपको 30 डिग्री दे चुका है। बस वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका डाइपोल इस टाइप से रहेगा और ये आपका 30 डिग्री रहेगा। बस वैल्यूज को पुट करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन पे। तो ये आएगा 4 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू आएगा 5 × 10⁴ और ये आएगा sin 30। तो आएगा 4 × 5 × 10⁻⁻9 प्लस 4 × 1/2 2 और ये 2 कैंसिल आएगा 10 × 10⁻⁵ और ये पॉजिटिव 1 है और ये -1 है, -5 है, तो ये का आंसर आएगा -4 न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर। सिंपल तरीके से निकल के आ गया। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है और अगर आपने डेरिवेशंस का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रहेंगे, और अगर आपको डेरिवेशंस अच्छे से किए हैं तो कंसेप्ट भी आपके अच्छे से क्लियर हो गए। तो न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले आप इस चैप्टर के डेरिवेशंस और टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व मत करिएगा, जिससे आपको समझने में भी तकलीफ हो सकता है क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ईजी तरीके से समझ में भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्टली इस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ दे। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा भी सकता है क्वेश्चंस को। तो टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो को भी हम लोग यहीं पास में अब एंड करते हैं। आने वाले क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और इस वीडियो में इनमें जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उस पर अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में आप अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।